हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे। मैं आप लोगों के लिए बायो का चौथा चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है उत्सर्जन। इससे पहले 3 चैप्टर मेरा बन चुका है, उसमें जाकर के देख सकते हैं प्ले स्टोर में। और कोर्स में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो मेरा प्ले स्टोर में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर में जाकर के मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें ज्वाइनिंग हो जाए। 10th क्लास के लिए बहुत ही कम रुपया में आप पूरे 3-4 महीना के अंदर तैयारी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड का अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम लोग अब देख सकते हैं चौथा चैप्टर पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन आखिर है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है उत्सर्जन, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं उत्सर्जन आखिर होता क्या है। जो भी चीज हम लोग खाते हैं, जीव जंतु जो भी चीज खाया जाता है, हानिकारक पदार्थ जो निकासी होता है मलमूत्र के रूप में, पसीना के रूप में, ये सभी क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हम लोग के शरीर से पसीना अधिक मात्रा में निकलती है, ये उत्सर्जन हुआ। हम लोग के शरीर में मलमूत्र द्वारा निकलता है, हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, ये सभी क्या है? हम लोग का उत्सर्जन पदार्थ है। और उत्सर्जन पदार्थ हुआ ये। अब उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वृक्क, सबसे ज्यादा मानव का वृक्क उत्सर्जन अंग है, तो ये याद रखेगा। और नासिका से, मलमूत्र द्वार से, ये सब क्या होता है? उत्सर्जन होते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे में भी उत्सर्जन होते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ों में आप देखे होंगे गोंद के रूप में, वो लस्सा के रूप में निकलता है, टहनियों से टूट के निकलता है, तो ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो पेड़ पौधों से का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये जीव जंतुओं में भी उत्सर्जन होता है और पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है। तो अब हम लोग उत्सर्जन के बारे में आज पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि उत्सर्जन के बारे में आपको सिंपल में समझ में आया होगा। तो ये उत्सर्जन का पार्ट है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन की उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन की अभी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से देखिए, बातों को समझिए गौर से और फोकस कीजिए, क्योंकि अब 2-3 महीना बचा हुआ है। अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए ताकि इसमें डाउनलोड करे। मेरा ऐप सलाम सर नाम से ऐप प्ले स्टोर में डाला हुआ है। कम रुपया में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ओनली 99 रुपीज में, और पूरा 3-4 महीना तक बिहार बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो जीवों के शरीर से उपापचय क्रिया होती है। उपापचय का मतलब हम लोग जो भी चीज खाते हैं तो पच जाता है भोजन, हम लोग का शरीर में पच जाता है। तो क्या पूरा शरीर में रह जाता है भोजन? नहीं, कुछ मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ क्या हो जाता है? निकासी हो जाता है मलमूत्र के रूप में, और हम पसीना के रूप में, और कई सारे अंगों से हम लोग का क्या हो जाता है? निकासी होता है अवशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ। तो ये क्रिया के बाद उत्पन्न हानिकारक पदार्थ का निकलना उत्सर्जन कहलाता है। हानिकारक पदार्थ का क्या हो जाना? निकासी हो जाना, निकल जाना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जीवों के शरीर से जब कोई भी चीज खाते हैं तो शरीर में पच जाती है पूरी तरह से। पचने के बाद उत्पन्न हानिकारक पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ, वो क्या हो जाती है? निकासी हो जाती है, निकल जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब उत्सर्जन हम लोग के शरीर से क्या क्या होता है? तो उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के नाक से निकलता है, मलमूत्र के रूप में निकलता है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये उत्सर्जी पदार्थ का नाम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, तो मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थों का वर्णन कीजिए। उत्सर्जी पदार्थ के बारे में अगर बोले तो क्या लिखना है? देख सकते हैं, आहार नाल में पाचन के बाद, आहार नाल यानी कहां से शुरू होता है? मुंह गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला हुआ है आहार नाल। हम लोग मुंह में जब खाना डालते हैं वहां से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, वहां से लेकर के ये जो फैला हुआ है मल द्वार तक, ये क्या कहलाता है? आहार नाल। तो आहार नाल में पाचन के बाद जब भोजन पच जाता है तो पचा भोजन अवशोषित होकर जो जरूरत है वो खाना को पूरे शरीर में फैला देती है, और हानिकारक पदार्थ को पूरे शरीर से क्या करेगा? निकासी का काम करेगा, परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो आहार नाल में पाचन के बाद पचा भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा, परिवहन का मतलब पूरे शरीर में फैलने के बाद कोशिकाओं में पहुंचता है। यहाँ उनके अनेक उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया का मतलब वही बताएं, पचा हुआ, पचने का काम करती है, होती है। उसके बाद जैसे ग्लूकोज बताए, जैसे ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन विखंडन इत्यादि, ये सभी क्या होती है? क्रिया होती है हम लोग के शरीर में। खून के द्वारा ग्लूकोज वसा अम्लों का ऑक्सीकरण होता है, और प्रोटीन का क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है, वो टूट जाता है, जो पूरे शरीर में क्या होती है? फैलने का काम करती है। उसके बाद इसके नीचे हम लोग देख सकते हैं कुछ नोट भी है उसका। इसके फलस्वरूप, इसके बाद, ये सब क्रिया होने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ का भी निर्माण होता है जो शरीर के अनावश्यक है, जो शरीर को जरूरत नहीं होता है। ये जितने भी चीज जरूरत था वो पूरे शरीर में क्या हो जाता है? फैल जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी शरीर में बन जाते हैं जो शरीर की जरूरत नहीं है, वो निकासी का काम करेगा।
तो अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, वही पदार्थ को उत्सर्जी कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मलमूत्र, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि, पसीना, तो ये सभी चीज क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। अब पहला परिभाषा अगर उत्सर्जन का याद है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 3 पढ़ेंगे। देख सकते हैं मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। हम लोग के शरीर में उत्सर्जी अंग आखिर कौन कौन सा है, किस किस विधि द्वारा, कौन सा अंग के द्वारा क्या होता है, हम लोग के शरीर से पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो हम लोग उत्सर्जन पढ़ेंगे। बहुकोशिकीय जंतु में हानिकारक पदार्थ, बहुकोशिकीय किसे कहेंगे, हम लोग का शरीर बहुकोशिकीय जंतु है। हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचना पाई जाती है या विशेष अंग पाई जाती है, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब वो अंगों का नाम हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य में उत्सर्जी अंग निम्न होते हैं। एक तो त्वचा के द्वारा हम लोग का पसीना निकलती है, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करती है। यकृत यानी लीवर हम लोग बोलेंगे। वृक्क, किससे हम लोग का बहुत सारे पदार्थों को क्या करता है, निकासी करता है। नासिका यानी नाक, उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्रा से मूत्रमार्ग, ये सभी क्या है, मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। तो आप अगर पूछे कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जी अंगों का नाम बताइए, तो आप ये सब अंगों का नाम बताए ना, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, वृक्क, नासिका, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग आदि, ये सभी क्या है, आपका मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है। प्रोटोजोआ और अमीबा में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। देखिए, ये प्रोटोजोआ और अमीबा ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें उत्सर्जी अंग होता ही नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं यकृत यानी लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर हम देखे होंगे, देख सकते हैं फिगर में, लीवर है, इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत के बारे में जितना इंपोर्टेंट पार्ट है यहाँ दिया हुआ है, खास ज्यादा लंबी परिभाषा नहीं है, बहुत आसान परिभाषा है, देख सकते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। आपको अगर पूछे लीवर के बारे में, तो लीवर के बारे में क्या बताना है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और जिसका वजन 1.5 kg से लेकर के 2 kg होता है, यानी 1.5 kg से लेकर के 2 kg का होता है। इसे जिगर भी कहा जाता है, देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में परिभाषा है। यह प्रोटीन के पाचन से बने होते हैं, यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों में क्या कर देता है, बदल देता है, अमीनो अम्लों में क्या कर देता है, बदल देता है। और यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, तो ये लीवर का परिभाषा था, इसको याद कर लीजिए और ये फिगर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं किडनी। किडनी कहा जाता है, मनुष्य की एक जोड़ी किडनी होती है जो सेम के बीच की आकार का होती है, देख सकते हैं, यहाँ से उसको उठाया गया है, ये किडनी है। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, किडनी का आकार उस तरह से दे दीजिएगा, ये किडनी है। इसको सिरा कहा जाता है, जो हम इस पहला पार्ट में पढ़ चुके हैं, और इसको क्या कहा जाता है, धमनी। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट अच्छी तरह से बना लीजिएगा। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होती है, देख सकते हैं, वृक्क, और किसके आकार का होती है, तो सेम के बीच के आकार का होती है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, नीचे पॉइंट दिया हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ किडनी से सप्लाई होने के बाद यूरिया की मात्रा को, अमोनिया की मात्रा को मूत्राशय और मूत्रमार्ग में पहुंचा देती है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग में पहुंच जाती है। ये थैला हम लोग कह सकते हैं किसका, यूरिया का ये थैला है। ठीक है, यूरिया का ये थैला होता है जो मनुष्य की यहाँ से फिल्टर होने के बाद, पानी यहाँ से फिल्टर होने के बाद यहाँ तक पहुंच जाती है, मूत्राशय में मूत्रमार्ग द्वारा क्या हो जाती है, यूरिया हम लोग के शरीर से निकासित हो जाती है, यानी उत्सर्जन हो जाती है। हम परिभाषा हम लोग क्या करेंगे, नीचे पढ़ेंगे, लेकिन इसका फिगर आप उतार लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा में है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे परिभाषा इसका पढ़ेंगे, देख सकते हैं। वृक्क की चित्र सहित परिभाषा दीजिए, तो आपको वृक्क का चित्र भी बनाना पड़ेगा और उसका परिभाषा भी लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं परिभाषा क्या है, मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाई जाती है, ये आपको फिगर में बता दिए, वृक्क पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क से जुड़े उत्सर्जन के भाग होते हैं। वृक्क से जुड़ा हुआ उत्सर्जन का भाग था मूत्राशय, मूत्रमार्ग बताया अभी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी तथा मूत्रमार्ग होता है। कितना आसान परिभाषा है, याद रख सकते हैं आप। बायां वृक्क जो होता है कुछ ऊपर एवं दायां वृक्क क्या होता है, कुछ नीचे होता है। याद रखिएगा सिंपल भाषा में कि बायां वृक्क जो है, बायां वृक्क, इधर वाला वृक्क क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, और दायां वृक्क क्या होता है, नीचे होता है, तथा इसका आकार सेम के बीज, सेम का जिस तरह सेम का बीज होता है, सेम जो खाते हैं उसका बीज की तरह होता है।
प्रत्येक वृक्ष ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? लाल रंग का होता है। देख सकते हैं लाल रंग का है, लाल रंग का होता है। यह करीब 10 सेमी क्या होता है? लंबा होता है। 10 सेमी लंबा होता है। और उसके बाद चौड़ा 5 से लेकर के कितना होता है? 6 होता है। 5 से लेकर के 6 सेमी क्या होता है? चौड़ा होता है। उसके बाद ऊंचाई अगर बोले उसका तो 2.5 से लेकर के 4 सेमी क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको आप सुधार दीजिएगा। 5 से लेकर के 6 सेमी क्या होता है? चौड़ा होता है। और ऊंचाई 2.5 से लेकर के 4 सेमी होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो मनुष्य का वृक्क चित्र समेत बनाना है तो आपको ये परिभाषा डालना पड़ेगा। मनुष्य वृक्क एक जोड़ा पाई जाती है। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाई जाती है और प्रत्येक वृक्क से जुड़ा उत्सर्जन भाग होता है। जो वृक्क से जुड़ा हुआ मूत्रा से मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी होता है, वहां से थैली में पहुंच जाती है यूरिया मूत्र और मूत्रमार्ग द्वारा क्या हो जाती है? निकासी हो जाती है। लेकिन बायां वृक्क क्या होता है? ऊपर होता है। वृक्क का जो भाग है, बायां वृक्क थोड़ा ऊपर होता है, दायां वृक्क क्या होता है? थोड़ा सा नीचे होता है। ये बात यहाँ लिखा हुआ है। और इसका आकार, बिल्कुल इसका आकार जो हम लोग सेम खाते हैं खरीद के, वो सेम के बीज के आकार का होता है। बीज देख सकते हैं, बीज के आकार का होता है। और ये प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है, जिसकी लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 5 से लेकर के 6 सेमी होता है। ऊंचाई 2.5 से लेकर के 4 सेमी तक होता है। ठीक है, अब इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं। इसका बहुत आसान परिभाषा था, ये देख सकते हैं। ये दायां वृक्क ऊपर होता है, बायां वृक्क ऊपर होता है, दायां वृक्क थोड़ा सा नीचे होता है। ये सेम के बीज के आकार का है। इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ये दो नस जो है ये एक धमनी है और ये एक क्या है? शिरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है नेफ्रॉन का चित्र सहित परिभाषा दिए। तो नेफ्रॉन आखिर कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन को पहले हम लोग समझेंगे। नेफ्रॉन वृक्क के अंदर पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? यानी प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती है, याद रखिएगा। अब आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ कि ये वृक्क, ये हम लोग जो वृक्क पढ़े, इस वृक्क के अंदर जो ये दिखाई दे रहा है जालीनुमा, ये ही पाया जाता है। जो कितना लाख होता है? 10 लाख होता है। ये बात याद रखिएगा, जालीनुमा। ये प्रत्येक वृक्क में ही जालीनुमा को ही क्या कहेंगे हम लोग? नेफ्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। वृक्क के अंदर ही क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है तो कितना होता है? 10 लाख होता है। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन लगभग होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग देख सकते हैं वृक्क का फिगर, देख सकते हैं ये नेफ्रॉन का फिगर है। नेफ्रॉन जो उसको बाहर निकाला गया है, वृक्क से बाहर निकालने पर ऐसा उसका चित्र बनेगा। इस चित्र को आपको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। जो नेफ्रॉन का है कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क के अंदर पाया जाता है। वृक्क के अंदर पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ। पांच नंबर में नेफ्रॉन का चित्र सहित परिभाषा दीजिए। तो आपको नेफ्रॉन का फिगर बनाना पड़ेगा जो दिखा दिए। नेफ्रॉन की परिभाषा है, नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म कुंडलित लंबी, सूक्ष्म होती है, बहुत ही बारीकी, बहुत ही पतला होती है और लंबी होती है और कुंडलित घुमा हुआ इस तरह से रहती है। नलिकाएं पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। यानी वृक्क के अंदर जब उसको काटा जाएगा तब उसके अंदर जालीनुमा बहुत ही पतला होती है, अंदर रहती है। तो एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाई जाती है? तो 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक का मतलब बनावटी और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में। तो नेफ्रॉन वृक्क की क्या है? रचनात्मक यानी बनावटी के तौर पर और क्रियात्मक कार्य करने के तौर पर इकाई माना जाता है। अब हम लोग नेफ्रॉन की संरचना अगर पढ़े तो थोड़ा उसका संरचना है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिका या नेफ्रॉन होते हैं। इस बात को अभी बता दिए। प्रत्येक वृक्क नलिका का आकार प्याले जैसी रचना होती है। प्रत्येक वृक्क में जो हम लोग नेफ्रॉन होता है उसका आकार क्या होता है? प्याला के जैसा होता है। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे? हम लोग उसका परिभाषा देख लिए। अब इसका फिगर देखेंगे, देख सकते हैं प्याला के जैसा होती है। इस तरह से इस फिगर को आप पूरा बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हेमोडायलिसिस या डायलिसिस क्या होता है? अर्थात कृत्रिम वृक्क क्या है? कृत्रिम वृक्क क्या होता है? तो इसका परिभाषा यहाँ हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं ये कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। ये एक मशीन है जो किसी का अगर एक वृक्क काम करना बंद कर दे
तो ये डायलिसिस मशीन क्या करता है, लगा देता है मनुष्य के शरीर में और क्या करता है, एक ब्रिक की तरह वो काम करना शुरू कर देता है। मनुष्य का कोई भी ब्रिक अगर खराब हो जाता है तो ये डायलिसिस मशीन क्या करता है, लगा देता है, जो उसके शरीर को क्या करता है, ब्रिक की तरह काम करने लगता है। इसलिए इसको कृत्रिम ब्रिक कहा जाता है। ये मशीन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार उतार के। अब उसका परिभाषा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस क्या होता है, अर्थात दूसरा क्वेश्चन आपको पूछे कृत्रिम ब्रिक क्या होता है, तो आपको फिगर दिखा दिए। कभी कभी विशेष परिस्थितियों जैसे संक्रामक, मधुमेह, अधिक चोट के कारण खून में खराबी उत्पन्न हो जाती है। खनिज या यूरिया जैसे जहरीला पदार्थ जमा होने लगता है, जिसे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में ब्रिक का कार्य एक मशीन के इस्तेमाल से कार्य कराया जाता है, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। यह एक मशीन है, ये कृत्रिम ब्रिक की तरह क्या करती है, कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। इस फिगर को उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग। मूत्र की बनावट कैसी होती है, यानी यूरिया की बनावट, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया एवं सोडियम क्लोराइड होता है तथा इसमें 96% जल, 4% ठोस पाए जाते हैं, जिसमें 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट था। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है 4-5, इसको देख लेंगे। नोट पॉइंट सब अभी हम लोग देख लेंगे, देख सकते हैं नोट पॉइंट सब है हम लोग का। नोट पॉइंट 4-5 है, देख लेते हैं। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। अब उस पदार्थ का नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। मनुष्य के ब्रिक में 10 लाख, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 10 लाख क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं नोट पॉइंट सब हम लोग। प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, तो अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल होते हैं। अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल बनते हैं। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अमोनिया में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। अमोनिया में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। यहाँ तक चैप्टर हम क्या कर चुके, खत्म कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके, पढ़ा चुके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से पढ़ के नोट कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रिक से उत्सर्जन होगा। कौन सा ब्रिक से उत्सर्जन होगा, दूसरे ब्रिक से। अगर 2 ब्रिक है हम लोग का, एक ब्रिक काम करना बंद कर दे किसी कारण, तो दूसरा ब्रिक से काम हो जाएगा आराम से, दूसरा ब्रिक से उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है, क्योंकि ब्रिक का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। क्वेश्चन नंबर 4 में है, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जन होता है, तो रेजिन चीड़ पौधों का उत्सर्जन है। चीड़ जो पौधा है उससे गोंद के रूप में, लस्सा के रूप में निकलता है रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो किस में रहते हैं, इनमें सभी पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी, और कोशिका रिक्तिकाओं में भी रहते हैं, तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट आंसर दे दिए बिना ऑप्शन का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें, तो आपको अमोनिया और यूरिया लिखना पड़ेगा। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अमीबा में, क्वेश्चन नंबर 8 में है, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलती है, तो विसरण द्वारा निकलती है, क्योंकि इसका कोई भाग नहीं होता है उत्सर्जन का, इसलिए विसरण द्वारा। विसरण का मतलब शरीर की कोई भी सतह से वो क्या करती है, उत्सर्जन कर देती है। तो ये चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट हो चुका। अगर मेरा प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड को अच्छी तरह से 3-4 महीना में तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।